ससुर की खड़ा हूँ। मज़ेदार कहानी। समाज की एक और हकीकत को एक व्यंग्य कथा के माध्यम से राजा शर्मा सर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी के केंद्र में एक स्त्री है, लेकिन कहानी में उसके जीवन में आने वाले परिवर्तन और फिर अचानक ही उसको जो जो सहना पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। अगर कहानी पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं शर्मा जी की ये कहानी। उसकी शादी को चंद दिन ही हुए थे कि उसको दुर्भाग्य ने आ घेरा था। अभी तो हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, लेकिन वो अपनी लाल कांच की चूड़ियां तोड़ने को मजबूर हो गई थी। बेचारी विधवा जो हो गई थी। लाल सुर्ख महंगी साड़ी की जगह एक सूती सफ़ेद धोती आ गई थी। उसकी हंसी खुशी, मुस्कुराहटें, आशाएं, उम्मीदें, सब कुछ ही इतिहास बन गए थे। उसकी सास भी उतनी ही दुखी थी, बल्कि शायद बहू से भी ज़्यादा दुखी। जवान बेटा खो देना कोई आसान बात तो नहीं होती है ना। अब बस एक बेटी थी जो उसका दुख बांटने के लिए अपने पति के साथ आई हुई थी। जवान विधवा को अब बहुत ही संभल संभल कर रहना था। कुछ ही दिन में उसको आभास हो गया कि सास की बेटी के पति यानी कि सास के दामाद की या विधवा के नंदोई की आंखें ठीक नहीं थी। वो अब घर में ज़्यादा आने जाने लगा था। बेचारी सास मजबूर थी, इसलिए दामाद से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उधर नंदोई ने विधवा से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। बेचारी जवान विधवा उससे बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो नंद के बारे में सोचती थी तो वो कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे नंदोई की हरकतें बढ़ने लगी और वो बातें करते करते उस जवान विधवा के शरीर को भी छूने लगा। बेचारी अपने पति को याद करने और भगवान को बुरा भला कहने के सिवा कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। अपनी सास की इज्जत और अपनी नंद का घर बचाने के लिए उसको चुप ही रहना पड़ता था। एक हफ्ते के बाद नंदोई फिर से ससुराल आ पहुंचा। वो अपने साथ कुछ फल लेकर आया था। सास ने बहू से चाय नाश्ता तैयार करने को कहा। वो चाय पराठों के साथ उसके लाए हुए कुछ फल भी लेकर नंदोई के कमरे में गई। वो सब कुछ मेज पर सजाने के बाद जाने लगी तो नंदाई ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, अरे अरे रुको ना, कुछ देर के लिए बैठो तो सही। कहाँ जा रही हो? मुझे रसोई में काम है जी। अच्छा एक पल बैठ तो जाओ। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। नहीं जी मैं ठीक हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। तुम ठीक नहीं हो? जवान हो, खूबसूरत हो, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई हो। पहाड़ से जीवन कैसे काटेगी? तुमको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। कहने के साथ ही नंदोई ने विधवा का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ बैठा लिया। बेचारी जवान विधवा रागिनी उठ खड़ी हुई और बोली, आप चाय पराठा लीजिए ना। तुम भी मेरे साथ ही बैठकर थोड़ा सा खा लो। हमारे साले साहब की मौत के बाद अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना। नंदोई ने फिर से उसको छूने की कोशिश की। बेचारी रागिनी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और भागकर कमरे से निकलकर बाहर आंगन में आ गई। सास की अनुभवी आंखों ने सब जान लिया था कि उस बेचारी के साथ कमरे के अंदर क्या क्या हुआ था या क्या होने वाला था। सास ने बहू को अपने पास बैठा लिया और कहा, बहू, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरी सास नहीं थी। मेरे ससुर ही थे इस घर में, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक दिन मेरे ससुर का भी निधन हो गया, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक जोड़ी लकड़ी की खड़ाऊ देते हुए कहा था कि उस खड़ाऊ को मैं विरासत के रूप में संभाल कर रखूँ, क्योंकि शायद मुझे खड़ाऊ की आगे ज़रूरत पड़ेगी। बहू सास की बातों को हैरानी से सुन रही थी। सास ने आगे कहा, बेटी, मुझे तो कभी इन खड़ाऊ की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तुमको इन खड़ाऊ की ज़रूरत है, बल्कि सख्त ज़रूरत है। कहने के साथ ही सास ने उन खड़ाऊ को जमीन पर पटक दिया।
एक खड़ाऊ उछलकर नंदोई के कमरे के अंदर पहुंच गया। तभी सास ने कहा, बहू देख क्या रही है? दूसरे खड़ाऊ को भी उठा और जा दामाद के कमरे में। उस कमरे के अंदर से दामाद की सी चीखने की आवाज सी आई। बहू ने देखा कि नंदोई फटी फटी आंखों से अपने सामने आकर गिरी उस खड़ाऊ को देख रहा था। इस बार उसने कोई हरकत नहीं की। खड़ाऊ को देखकर उसको समझ आ गई थी कि उस खड़ाऊ का प्रयोग उस पर ही होने वाला था, पर उसने फिर कोई हरकत नहीं की। बहू खड़ाऊ लेकर बाहर आ गई और सास के गले लग गई। बहुत दिनों के बाद विधवा राधिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। धन्यवाद।